नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे ईरान पर इजरायली हमले की, जिसने पहले से टेंशन में चल रही दुनिया को और टेंशन में डाल दिया है। बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या अब एक और बड़ी जंग का खतरा मंडराने लगा है? क्या रूस यूक्रेन के बाद अब इजरायल और ईरान में घमासान होने जा रहा है? तो इन तीन तस्वीरों के जरिए हम सबसे पहले आपको इजरायली हमले का सूरत हाल बता रहे हैं। ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी थी। अब 25 दिन बाद यानी 26 अक्टूबर को इजरायल ने ईरान पर हमला किया है। जब ईरान ने इजरायल पर 200 मिसाइलें दागी थी, उसके बाद ही इजरायल ने ऐलान कर दिया था कि पलटवार होगा, जगह और वक्त हम तय करेंगे। तो इजरायल ने तारीख चुनी 26 अक्टूबर और हमले में तेहरान समेत 3 शहरों को टारगेट किया। इस हमले में निशाने पर रहे ईरान के सैन्य ठिकाने। तो ये तो हुआ ही शुरुआती बात। इस हमले को लेकर इन 3 तस्वीरों के जरिए हमने आपको बताया। तो जब ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी थी, तब भी पूरी दुनिया में हल्ला मच गया था। अब इजरायल ने पलटवार किया है, तब भी पूरी दुनिया में हल्ला हो रहा है। अब तक जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनके मुताबिक ईरान के ऊपर इजरायल का ये सबसे बड़ा हमला है। भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 4:30 बजे ये हमले हुए। ये खबरें आ रही हैं कि इजरायल के लड़ाकू विमानों ने ईरान पर जाकर अटैक किया। इजरायली हमले को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उन्हें जरा समझाते हैं। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक अब ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल हम बताने जा रहे हैं। तो इजरायल ने जो पलटवार किया है, उसमें आपको बताएं 100 लड़ाकू विमान हमले के लिए भेजे। ये बात सामने निकल कर आ रही है। इस हमले को लेकर विमानों ने करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। जो इजरायल ने अपने विमानों के इजरायल के विमानों ने उड़ान भरी और 2000 किलोमीटर दूर जाकर वहां पर उन्होंने हमला किया। आपको बताएं, इस हमले में 3 शहरों को निशाना बनाया गया था। वो शहर कौन से थे? वो शहर थे तेहरान, इलाम और कुजेस्तान में यह हमला किया गया। तो इन 3 शहरों को निशाना बनाया गया और ईरान के सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया गया था। हालांकि सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर 25 दिन क्यों लग गए इजरायल को ईरान के मिसाइल हमलों का जवाब देने में? तो ब्रिटेन के अखबार में कहा गया है कि ईरान पर संभावित हमले से जुड़े प्लान की जानकारी अमेरिका से लीक हो गई थी। इसके बाद इजरायल को फिर से नया प्लान बनाना पड़ा। लेकिन इजरायल ने जो ऐलान किया था, अपनी जनता से जो वादा किया था, वो पूरा किया और ईरान पर हमला बोल दिया। हमले के बाद से लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर ना तो इजरायल ने कहा है कि लड़ाकू विमानों से हमला किया और ना ही ईरान ने डिटेल में कुछ बताया है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इजरायल ने F-35 विमान भेजे थे। अब ये F-35 विमान क्या होते हैं, इनकी ताकत के बारे में, इनकी और जो क्या खूबियां हैं, इनके बारे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इजरायल को ये विमान अमेरिका से मिले थे। इजरायल का सबसे मजबूत सहयोगी है अमेरिका, उसी से F-35 विमान इजरायल को मिले थे। इसके अलावा आपको यह जानना जरूरी है कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी इन विमानों को बनाती है। बेहद शक्तिशाली विमान ये दुनिया भर में माने जाते हैं और इनका निर्माण करती है लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी। अगली प्लेट दिखाइए। सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट में इनका नाम आता है। स्टेल्थ यानी वो तकनीक जो आपको हवा में गायब कर देती है, एक तरीके से आप पकड़ में नहीं आते। ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं और इनकी खासियत यह है कि दुश्मन के जो रडार होते हैं उनको चकमा देने में ये काफी अहम होते हैं। उनको चकमा देने में ये आसानी से उनको चकमा दे पाते हैं, रडार की पकड़ में उनके नहीं आते। इजरायल ने 2010 में पहली बार F-35 खरीदा था और उसके जो वायुसेना का बेड़ा है उसका ये अहम हिस्सा है इजरायल का। अपने हिसाब से इजरायल ने इसमें बदलाव किए हैं, तो इजरायल ने इनको मॉडिफाई भी किया है। ये जेट वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है और करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। और इस हमले को लेकर यह कहा जा रहा है कि इजरायल ने इस हमले में F-35 जेट्स का प्रयोग किया। ये शक्तिशाली फाइटर जेट है। जब यह आकाश में उड़ता है तो इसकी दहाड़ से दुश्मन कांपने लगता है। तो F-35 से अटैक की बात भले ही कही जा रही हो, लेकिन इस हमले को लेकर कई सवाल भी हवा में तैर रहे हैं। नजर उन सवालों पर डालना भी जरूरी हो जाता है। करीब 3 घंटे तक ये हमले हुए। आपको बता दें थोड़ा सा हमलों के बारे में पहले कि करीब 3 घंटे तक ये हमले हुए। इसके अलावा यह भी जान लीजिए कि ईरान की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है, यानी करीब 100 लड़ाकू विमानों की बात कही जा रही है। अब सवाल इसको हम बता दें कि करीब 100 लड़ाकू विमानों की बात कही जा रही है कि इस्तेमाल किया गया हमले में। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि
लगातार इतनी दूरी तक कैसे उड़े विमान, ये एक बड़ा सवाल यहां पर है। और ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि 100 विमान भेजे गए। क्या इजरायली विमानों ने कहीं से ईंधन भरा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या उनको हवा में ही उनको रिफ्यूलिंग उनकी की गई? अगर रिफ्यूलिंग हवा में नहीं हुई तो फिर कहां हुई? क्या जॉर्डन या किसी और देश ने ईंधन भरने में मदद की? ये अहम सवाल भी यहां पर उठ रहा है इस पूरे हमले को लेकर, इन विमानों के इस्तेमाल को लेकर। यह भी कहा जाता है कि इजराइल ने अपने F-35 में कुछ बदलाव किए हैं। उन बदलावों के हिसाब से भी इन चीजों को, इस हमले को जोड़कर देखा जा रहा है। जो उसकी उड़ने की क्षमता है उसके लिहाज से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इजरायली F-35 में अतिरिक्त टैंक होता है ईंधन का, तो यह भी एक फैक्टर निकलकर सामने आता है। सवाल यह भी है कि अगर F-35 से हमले हुए तो नुकसान इतना कम क्यों हुआ? वैसे इस पर इजराइल की ओर से जवाब आया है कि उन्होंने ईरान के सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया है, यानी कि नागरिक ठिकाने निशाने पर नहीं थे। लिहाजा जिस कम नुकसान की बात कही जा रही है तो उसका एक पहलू इजराइल ने इस रूप में सामने रखा है। अब सवाल यह है कि इस हमले में ईरान को नुकसान कितना हुआ, इसे लेकर तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन पुख्ता और आधिकारिक जानकारी का इंतजार सभी को है। इस बीच ईरान ने इजराइल के हमले में अपने 2 सैनिकों की मौत की पुष्टि कर दी है। उसने स्वीकार कर लिया है कि इजराइल ने जो हमला किया उस हमले में उसके 2 सैनिक शहीद हो गए। ईरान कह चुका है कि उसने ज्यादातर हमले हवा में ही नाकाम कर दिए। ईरान पर हमले को लेकर इजरायली सेना यानी IDF ने भी बातें कही हैं। उन्होंने बयान जारी किया है कि IDF ने अपने जारी बयान में कहा है कि बीते कुछ समय में ईरान और उनके प्रॉक्सी ने हम पर कई हमले किए। ये हमारा पलटवार है, हम अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। इजराइल ने यह भी कहा कि ये लक्षित और सटीक हमला था और इसने अपना उद्देश्य हासिल किया। मतलब हमले से इजराइल को जो हासिल करना था, जो वो चाहता था, वो उसे मिल गया। तो अब तक हमने आपको बताया कि इजराइल ने ईरान के 3 शहरों को निशाना बनाया। देर रात हमले हुए, करीब 20 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। F-35 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हमले में हुआ। हमले में मिसाइलों का भी इस्तेमाल हुआ। रैम्पेज और रॉक्स मिसाइलों के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। अब जरा इन मिसाइलों की ताकत और खूबियों के बारे में आपको हम बताते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले बात करेंगे रैम्पेज मिसाइल की। लंबी दूरी की यह मिसाइल है, हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता ये रखती है। बेहद ताकतवर मिसाइल इसे माना जाता है। अगली ग्राफिक प्लेट दिखाएं इस मिसाइल की खूबी के बारे में, और ये खूबी है, ये एक प्रिसाइज सुपरसोनिक मिसाइल है। जिस तेजी, फुर्ती, ताकत की बात मैं कर रहा था वो भी इसकी खूबी है, और इसीलिए इस मिसाइल को बेहद अहम माना जाता है इजराइल के बेड़े में। अगली प्लेट दिखाएं, अगली खूबी क्या है? 15 फीट लंबी और 570 किलो इस मिसाइल का वजन है। 150 किलो का वॉरहेड ये ले जा सकती है, ये भी इस मिसाइल की खूबी है। ये देखिए आप, 150 किलो का वॉरहेड ये ले जाने में सक्षम है, ये इस मिसाइल की खूबी है। GPS से गाइड होती है ये मिसाइल, यानी कि इस मिसाइल को कहां जाना है, कौन से टारगेट को हिट करना है, ये सब GPS के जरिए गाइड किया जाता है। ईरान के S-300 डिफेंस सिस्टम का जो जवाब है इस मिसाइल को माना जाता है। एयर डिफेंस सिस्टम है तमाम देशों के पास, उसमें से ईरान के पास S-300 है, और उसके जवाब के तौर पर इस मिसाइल को देखा जाता है। इसके नेविगेशन सिस्टम से सटीक टारगेट देते हैं, यानी कि इसका जो नेविगेशन सिस्टम इसमें लगा है वो इसकी सटीकता के लिए जरूरी है, और वो सटीक निशाने लगाने में इसको कामयाब बनाता है। इजराइल के F-15, F-16 और F-35 विमानों से इसे लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि इसे इन विमानों से दागा जा सकता है। ये तो ही रैम्पेज मिसाइल की बात। अब जरा रॉक्स मिसाइल की बात हम कर लेते हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि ये भी बेहद ताकतवर है मिसाइल, और इजराइल के मिसाइल बेड़े की अहम मिसाइल इसे माना जाता है। अगली प्लेट दिखाएं, और उसकी एक और खूबी है वो ये कि क्रूज क्षमताओं से लेस है ये मिसाइल। ये भी इसकी एक ताकत का अहम हिस्सा है, ये भी इसको घातक और खतरनाक बनाती है। हवा से जमीन पर वार करती है ये मिसाइल, वो जमीन से हवा में और ये हवा से जमीन पर मार करती है। ये है रॉक्स मिसाइल की खूबी। राफेल की एंकर मिसाइल पर आधारित है ये मिसाइल। जो राफेल फाइटर जेट है उसमें जो मिसाइल फिट होती है एंकर नाम की, उसकी खूबियां इसमें हैं। ईरान की शहाब मिसाइल जैसी इस मिसाइल की खूबी है, उससे मिलती जुलती इस मिसाइल है, यानी कि जो उसकी ताकत है उससे मिलती जुलती इसकी ताकत है। F-16, F-35 से लॉन्च किया जा सकता है इस मिसाइल को, और 500 किलो का वॉरहेड ये मिसाइल अपने साथ ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और 500 किलो का वॉरहेड ये ले जा सकती है। और
किलेबंद या भूमिगत टारगेट पर भी ये निशाना लगाने में सक्षम है। तो ये मिसाइल की खूबियां आपने जान ली। आपको बताएं कि इजराइल ने ईरान पर हमले की प्लानिंग के लिए पूरे 25 दिन खर्च किए। इन 25 दिनों में एक एक बारीक चीज पर काम किया गया। कहां हमला करना है, कैसे हमला करना है, कब हमला करना है, कितने चरणों में हमला करना है, बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखा गया। जानकारी के मुताबिक ईरान पर हुए हमले को 3 चरणों में अंजाम दिया गया। अब इन 3 चरणों के बारे में आपको बताते हैं। इस हमले का जो पहला चरण है वो ये था कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया जाए। ईरान की रक्षा प्रणाली को कमजोर करना इस चरण का मकसद था। ईरान की रक्षा प्रणाली को कमजोर किया गया इस पहले चरण में। अब दूसरे तीसरे चरण की हम फटाफट बात कर लेते हैं। दूसरे तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर निशाना साधा गया दूसरे चरण में। इसके अलावा निर्माण केंद्रों को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों को लेकर इजराइल ने जो प्लानिंग की उसमें इजराइल ने ईरान की परमाणु और तेल ठिकानों को शामिल नहीं किया, ना ही सिविल ठिकानों को निशाने पर लिया। इजराइल ने केवल और केवल ईरान के सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया। ईरान पर इजराइल का यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इसकी निगरानी कर रहे थे। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इजराइल के पीएम ऑफिस ने ये तस्वीरें जारी की हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। इसमें पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायली सेना के जनरल तेल अवीव में सैन्य ठिकाने के नीचे बंकर में बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब इस हमले को अंजाम दिया जा रहा था और ये दोनों नेता, प्रधानमंत्री और जो उनके रक्षा मंत्री हैं, वहां पर मौजूद थे। सैन्य अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। पल पल की जानकारी यहां पर इनको दी जा रही थी। वैसे आईडीएफ का कहना है कि यह हमला हाल के दिनों में इजराइल और उसके नागरिकों के खिलाफ ईरानी हमलों के जवाब में किया गया था। जवाबी हमला पूरा हो गया है और उद्देश्य पूरा कर लिया गया है। इजराइल ने ईरान पर अटैक को डेज ऑफ रिपेंटेंस का नाम दिया है। क्या मतलब होता है इसका, अब जरा इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। इसका मतलब है, यानी कि डेज ऑफ रिपेंटेंस जो ऑपरेशन का नाम दिया गया, इसका मतलब होता है पछतावे के दिन। यहूदी धर्म में इसका जिक्र होता है। ये यहूदी धर्म के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। आपको बताएं, रोश हशाना और योम किपुर के बीच के 10 दिन इनको माना जाता है और पश्चाताप के दिन के रूप में इनको देखा जाता है। इन 10 दिनों में, पश्चाताप के दिनों के रूप में इनको 10 दिनों को देखा जाता है। यहूदी परंपरा के अनुसार इस दौरान स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। सुधरने और सच्चाई के मार्ग पर लौटने के लिए कहा जाता है। तो इसके जरिए भी यहां पर एक संदेश देने की कोशिश इजराइल ने की है। और आपको बता दें कि माना जा रहा है कि इन 10 दिनों के नाम पर, इस ऑपरेशन का नाम रखकर, इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और जवाबदेही के महत्व को दिखा रहा है। अब आपको तेहरान की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर हमले के दौरान की है और एक तस्वीर हमले के बाद की सुबह की है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि शहर काफी शांत दिखाई दे रहा है, जैसा कि ईरान दावा कर रहा था कि हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया गया। वहीं इजराइल का भी कहना है कि उसने सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। तो ये 2 तस्वीरें हैं, हमले के दौरान की तस्वीर, रात की तस्वीर। आपको आकाश में कुछ चमकती हुई चीजें नजर आएंगी, धमाकों की आवाज सुनाई देगी। और दूसरी तस्वीर है हमले के बाद की, जहां पर आपको शहर शांत दिखाई दे रहा है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि निशाने पर केवल और केवल सैन्य ठिकाने थे, नागरिक ठिकाने इसके निशाने पर नहीं थे। इस बीच आपको बताया कि ईरान की रहने वाली मसूदी सारा हैं, उन्होंने तेहरान से एनडीटीवी को एक रिकॉर्डिंग भेजी है जिसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे वहां सब आराम से हो रहा है, यानी कि जीवन अपनी गति से चल रहा है। ये बताने की कोशिश की है कि इजराइल का हमला नाकाम रहा। شما بخیر. من در خیابان‌های تهران قدم می‌زنم در حالی که دیشب رژیم صهیونیستی ظاهراً قرار بوده که آرامش این شهر رو به هم بزنه. با من همراه باشید تا بخشی از آرامش برهم خورده شهر رو با هم ببینیم. توی سر خیابون هستن و دارن لوازم ترشی رو می‌فروشن و متروی تهران مثل همیشه در حال جریانه. می‌بینید دیگه. و این هم تئاتر شهر، یکی از شلوغ‌ترین خیابان‌های تهران. तो 2 तरह के दावे यहां पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। एक तरफ इजराइल है जिसने कहा कि हमने 3 ठिकानों पर, 3 जगहों पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और जो हमारा लक्ष्य था, जो हम चाहते थे, वो हमने हासिल किया। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जो बातें आ रही हैं सामने, वो एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि इन हमलों का कोई असर हुआ ही नहीं। बहरहाल सच्चाई थोड़े दिनों में सामने आ जाएगी। लेकिन ईरान इजराइल में बढ़ती तनातनी से दुनिया क्यों घबराई हुई है, क्यों इसे एक महायुद्ध की आहट माना जा रहा है, छोटे से ब्रेक के बाद आपको ये भी बताएंगे।
ईरान और इसराइल की तनातनी बहुत पुरानी है। ये माना जाता है कि हमास, हिजबुल्लाह और हुती को ईरान का समर्थन रहता है। फिलहाल इसराइल हमास और हिजबुल्लाह से जंग लड़ रहा है, लेकिन ईरान से सीधी जंग होने में बहुत अंतर होगा। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। इसराइल गाजा में हमास से लड़ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से मोर्चे हैं ऐसे जहां पर ईरान के अलावा इसराइल की जंग चल रही है। लेबनान के हिजबुल्लाह से इसराइल की जंग जारी है। इसके अलावा हुती विद्रोहियों से भी इसराइल की जंग जारी है। यमन के हुती से भी टकराव जारी है इसराइल का। हमास, हिजबुल्लाह और हुती कोई देश नहीं है, ये एक संगठन है और इनको कहा जाता है कि सपोर्ट मिलता है ईरान से। ईरान और इसराइल दोनों ही शक्तिशाली देश हैं, दोनों के पास सैन्य ताकत है, दोनों के पास रिसोर्सेज हैं। ऐसे में दोनों के पास बड़ी सेनाएं भी हैं और दोनों देशों के पास शक्तिशाली मिसाइलें और ड्रोन भी हैं। तो ये हालात थोड़े से चिंता वाले हो जाते हैं। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट से दोनों देश लैस हैं, ये भी हमें जानकारी में ध्यान में रखना होगा। इसराइल को अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल है। वहीं अगर बात करें ईरान की, तो उसे रूस और चीन जैसे दोस्तों की दोस्ती उसके पास है। तो ये कुछ एक ऐसे बिंदु हैं जो टेंशन बढ़ाने वाले हैं। तो इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखकर तमाम दुनिया की टेंशन बढ़ी हुई है। यह भी माना जाता है कि ईरान ने भी परमाणु शक्ति हासिल कर ली है। यानी अगर इजराइल और ईरान के बीच आमने सामने की जंग शुरू हो जाती है तो अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है।